उत्तराखंड की जनता को ट्रिपल इंजन सरकार ने फिर दिखाया ठेंगा। चूहे कैसे हिला रहे हैं सड़क और इमारतों की नींव। भाजपा के भीतर ख और बौ की राजनीति का समीकरण। धमकती योजनाओं के बीच कैसा है पहाड़ का स्वास्थ्य का सिस्टम। और वनभूलपुरा हिंसा कांड के 1 साल बाद प्रशासन की पीठ ठोकता मीडिया। यह है इस हफ्ते की खबरों का सार। नमस्कार, मैं गिरीश। आज के वीडियो में हफ्ते भर की खबर बात। केंद्र से लेकर निगम तक ट्रिपल इंजन सरकार बनाने वाले उत्तराखंड के लोगों ने सत्ताधारी दल को भर भर कर वोट दिए हैं। लोकसभा चुनाव में हमने भाजपा को 100% 5 में से 5 सीटें दी। विधानसभा चुनाव में 70 में से 47 सीटें भाजपा को देकर बारी बारी प्रदेश को लूटने का मिथक भी मतदाताओं ने 22 के विधानसभा चुनाव में तोड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले हुए निगम चुनाव में 11 में से 10 मेयर भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही डाले। इसके एवज में ट्रिपल इंजन ने उत्तराखंड को क्या दिया? 1 फरवरी को आए बजट को देखें तो लगभग ठेंगा कह सकते हैं। हमारे हिस्से केवल वही आया जो देश के सभी राज्यों को मिलता है, यानी केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। राज्य के वित्त विभाग के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्रीय करों के रूप में 14,387 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी मिलनी है। कहा जा रहा है कि नए वित्तीय वर्ष में इसमें और इजाफा होगा। देवभूमि देवताओं और धर्म के नाम पर चिल्लाते हुए पूरे देश में टॉप गियर में भाग रहा ट्रिपल इंजन उत्तराखंड को कोई विशेष पैकेज तो नहीं दे पाया, लेकिन उधार लेने के रास्ते खोल दिए हैं। केंद्रीय बजट में इस बार राज्यों के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ के कर्ज का प्रावधान किया गया है। 50 साल की अवधि के लिए मिलने वाला यह कर्ज ब्याज मुक्त होता है। इसमें कितना उधार हमारी सरकार ले पाएगी, ये देखना है। जिस हिसाब से उत्तराखंड के मतदाता बगैर कुछ मिले कृपा बरसा रहे हैं, उससे नहीं लगता कि इस ब्याज मुक्त कर्ज में भी हमें बहुत कुछ मिलेगा। इससे पहले ट्रिपल इंजन की ही सरकार में हम 2021-22 में 1200 करोड़ रुपए और 2022-23 में 1911 करोड़ रुपए कर्ज लेकर फूंक चुके हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक राज्य 1000 करोड़ रुपए पचा चुका है। 1000 करोड़ और मिल जाने के जुगाड़ में नेताजी लोग लगे हैं। हर साल की तरह इस बार भी कुमाऊं के लोगों को बजट से बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन हर उम्मीद पूरी हो इसकी गारंटी ट्रिपल इंजन नहीं देता। केंद्रीय बजट में उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 4,641 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। हालांकि ये पिछली बार के मुकाबले 490 करोड़ रुपए कम है। पिछले आम बजट में रेल परियोजनाओं को लेकर उत्तराखंड के लिए 5,131 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस बार इस मद में 4,641 करोड़ रुपए ही मिले हैं। इसका फोकस भी मैदानों पर रहा है। हर बात के लिए नेहरू को दोषी बताने वालों ने कम रेल बजट को भी बड़े शानदार तरीके से बढ़ा हुआ बता दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बजट के बाद कहते हुए सुने गए कि 2009 से 2014 के बीच उत्तराखंड को आवंटित रेल बजट के मुकाबले इस बार 25 गुना अधिक बजट दिया गया है। बीते बजट की तुलना में बजट क्यों कम हुआ, उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। बिना कुछ किए ही झोली भर भर कर वोट मिलेंगे तो फिर ट्रिपल इंजन को किस बात का भय? उसे तो बिहार आंध्र प्रदेश जैसी बैसाखियों को भी मजबूत करना है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोय तब, भय बिनु होय न प्रीत। तुलसीदास की रामचरितमानस में आने वाली ये चौपाई लंका चढ़ाई के समय की है। श्री राम ने विनय पूर्वक समुद्र से मार्ग देने की गुहार लगाई। समुद्र से आग्रह करते हुए श्री राम को 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब भगवान राम समझ गए कि अब शक्ति से उसमें भय उत्पन्न करना अनिवार्य है। जनता का यह भय सत्ताओं पर भी होना चाहिए, अन्यथा ठेंगा ही मिलेगा। दक्षिण भारत के राज्य हर 5 साल में सत्ता बदलकर ये भय नेताओं में उत्पन्न करते रहते हैं। यही कारण है कि सबसे अधिक कल्याणकारी योजनाएं वहीं चलती हैं। उन्होंने सत्ताओं और नेताओं को बेकाबू होने से रोका है। वैसे उत्तराखंड में सत्ता और नेता छोड़िए, अब चूहे तक बेकाबू होने की खबर आ रही है। कुमाऊं में गुलदार, बाघ, सुअर और बंदर के बाद अब चूहे भी चर्चाओं में है। चूहों को अंग्रेजों की बसाई सरोवर नगरी पसंद आ गई है। नैनीताल में चूहे इमारतों से लेकर सड़क और सुरक्षा दीवार तक कुतर रहे हैं। बुनियादी ढांचे में सुराख कर रहे हैं, जिससे सड़कों और दीवारों में दरारें आ रही हैं। सरोवर नगरी में चूहों का आतंक लंबे समय से है। शहर में चूहे से पैदा होने वाले खतरों का आभास पहली बार तब हुआ जब मल्लीताल स्थित ऐतिहासिक बैंड स्टैंड की मरम्मत का काम शुरू किया गया। कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग को पता चला कि चूहों ने बैंड स्टैंड की दीवार को नीचे से खोखला कर दिया है। मल्लीताल बाजार में भी आए दिन दुकानों से चूहे के कुतरे सामान को हटाया जाता रहता है। पंत पार्क में भी चूहों की अच्छी खासी मौजूदगी देखी गई है। माल रोड सहित अन्य स्थानों पर दरारों की वजह भी चूहे ही माने जाते हैं।
आलम यह है कि 8 बार टेंडर करने के बावजूद माल रोड बनाने के लिए ठेकेदार नहीं मिल रहा है। आज़ादी से पहले अंग्रेज जो मॉल रोड बना गए थे, हमारी सरकार उसकी मरम्मत कराने में भी नाकाम साबित हुई है। 8 साल पहले टूटी मॉल रोड आज भी रेत के कट्टों पर टिकी हुई है। भूगर्भ विज्ञानी कह चुके हैं कि यदि चूहे मिट्टी या सीमेंट को कुतरते रहेंगे तो आने वाले दिनों में परिणाम गंभीर हो सकते हैं। नैनीताल के लिए खतरा बन रहे चूहों से निपटने के लिए अब नगर पालिका एक टीम बना रही है जो स्थानीय लोगों और अन्य की मदद से चूहे के अड्डे खोजेंगे। टीम में पालिका के नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक समेत कई अन्य कर्मचारी शामिल होंगे। टीम को पालिका के नगर स्वास्थ्य अधिकारी लीड करेंगे। एसडीएम प्रमोद कुमार कहते हैं, मामले की जांच की जाएगी कि क्या नुकसान केवल चूहों के कारण हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी टीमें प्रभावित क्षेत्रों का सक्रिय रूप से निरीक्षण करेंगी। सड़कों और इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि शहरी इलाकों में विस्तार और जलवायु परिवर्तन चूहे के पनपने के मुख्य कारण हो सकते हैं। प्राकृतिक आवासों में रहने योग्य स्थिति नहीं रहती तो चूहे गर्म जगहों की तलाश में निकलते हैं। चूहों के इस दंगल की खबर के बाद अब राज्य में राजनीति के दंगल की बात। खबर है कि उत्तराखंड भाजपा को नए अध्यक्ष मार्च महीने के पहले हफ्ते में मिल सकते हैं। ऐसे में खौ और बौ की राजनीति की बात कैसे पीछे छूट सकती है। निकाय चुनाव की वजह से स्थगित हुई सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया पार्टी में फिर से शुरू हो गई है। पार्टी रायशुमारी के बाद सर्वसम्मति से मंडल और जिलाध्यक्ष तय करेगी। 28 फरवरी तक छोटे अध्यक्ष फाइनल हो जाएंगे। अंदाजा है कि पार्टी इसके एक हफ्ते के भीतर प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय कर सकती है। महेंद्र भट्ट के राज्यसभा जाने के बाद से ही भाजपा नेताओं की नजर इस कुर्सी पर है। जो राजमाइश का दौर भी अब शुरू हो गया है। पार्टी के भीतर गर्मा रही चर्चा के मुताबिक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद पर महेंद्र भट्ट को रिपीट कर सकती है। इसके पीछे सबसे मजबूत तर्क सीएम धामी और महेंद्र भट्ट की ट्यूनिंग को माना जा रहा है। इसके अलावा भट्ट के अध्यक्ष रहते भाजपा ने उत्तराखंड विधानसभा और निकाय चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। विधानसभा चुनाव में तो भाजपा ने बारी बारी सत्ता बदलने का मिथक भी तोड़ा है। आरएसएस और एबीवीपी तक भट्ट की जड़ें हैं। इसके अलावा भाजपा अपनी राजनीतिक परंपरा के अनुरूप जाति और क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से संगठन की कमान गढ़वाल के किसी ब्राह्मण चेहरे को ही सौंपना चाहेगी। इस फ्रेम में भी भट्ट फिट ही बैठते हैं। इसके अलावा वे अब राज्यसभा सांसद हैं। जहां जाएंगे वहां उन्हें बतौर सांसद प्रोटोकॉल मिलेगा। इससे पार्टी का खर्च भी बचेगा। नया अध्यक्ष बनाने पर पार्टी को अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। अभी तो जनता के टैक्स से भाजपा अध्यक्ष भी चलेगा। हालांकि पार्टी के भीतर एक चर्चा ये भी है कि इस बार दलित या ओबीसी चेहरे को बागडोर सौंपकर नया प्रयोग भी किया जा सकता है। क्या खौ और बौ के वर्चस्व से चलने वाली उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा ऐसा प्रयोग करने की हिम्मत करेगी? यहाँ खौ का अर्थ खसिया से है, इसमें राजपूत ठाकुर आते हैं। बौ का अर्थ ब्राह्मणों से है। उत्तराखंड में सत्ता पर कायम रहने के लिए भाजपा में ही नहीं, कांग्रेस ने भी इसका पूरा ध्यान रखा है। अभी तक केवल एक बार कांग्रेस ऐसा साहस कर पाई है जब 2012 में कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरा विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बनाया तो दलित नेता यशपाल आर्य को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इस अपवाद को छोड़ दिया जाए तो दोनों राजनीतिक दलों ने प्रदेश में खौ और बौ का पूरा संतुलन बनाकर रखा है। उत्तराखंड गठन के बाद पहले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज से नारायण दत्त तिवारी सीएम बने। तब कांग्रेस ने ठाकुर जाति से आने वाले हरीश रावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। साल 2007 में भाजपा ने सरकार बनाई। तब भाजपा ने ब्राह्मण नेता भुवन चंद्र खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया तो ठाकुर नेता बची सिंह रावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा। इसके बाद ब्राह्मण नेता रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बने तो ठाकुर नेता बिशन सिंह चुपाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। इसके बाद हरीश रावत राज्य के मुख्यमंत्री बने। तब कांग्रेस ने ब्राह्मण नेता किशोर उपाध्याय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत यानी एक ठाकुर नेता मुख्यमंत्री बने। कुमाऊं से आने वाले ब्राह्मण नेता अजय भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद तीरथ सिंह रावत को सीएम की कुर्सी मिली तो कुमाऊं से ब्राह्मण नेता बंसीधर भगत को अध्यक्ष बनाया गया। एक अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड में 35% ठाकुर मतदाता है। ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 25% के आसपास है। दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो ये जातीय समीकरण सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी है। यही कारण है कि उत्तराखंड में बगैर खौ और बौ को संतुष्ट किए सत्ता पाना मुश्किल है। इसके बावजूद यदि भाजपा दलित नेता पर दांव खेलती है तो वो भी गढ़वाल से होगा, क्योंकि कुमाऊं गढ़वाल का संतुलन तो भाजपा को बनाना ही होगा। गढ़वाल से दलित चेहरे की बात करें तो अभी सबसे ज्यादा चर्चा विधायक खजान दास की है। यदि पार्टी महिला चेहरे पर दांव खेलती है तो भी ये गढ़वाल के खाते में ही जाएगा। इसके लिए केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत का नाम भाजपा नेता अंदर खाने ले रहे हैं। भाजपा के भीतर आने वाला बदलाव पार्टी के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालेगा ये समय बताएगा, लेकिन सरकारें हमारे स्वास्थ्य से कैसे खिलवाड़ कर रही हैं उसे समझते हैं। उत्तराखंड का दुर्भाग्य देखिए, सोमवार को प्रदेश में भाजपा सरकार ने बड़ी धमक के साथ एनीमिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की और उसी शाम गंगोलीहाट में एक प्रसव पीड़िता और उसके नवजात बच्चे ने दम तोड़ दिया।
अभियान के तहत प्रदेश के हर जिले में सरकारी अस्पतालों में पंजीकृत 1 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच होनी है। जांच में एनीमिया के लक्षण, पहचान, प्रकार और उसके दुष्प्रभाव की जानकारी महिलाओं को दी जानी है, ताकि भविष्य में ये कहा जा सके कि सरकार क्या करे, इतना सिखाकर भी नहीं मान रहे हैं। 10 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलने हैं। एक बार को मान भी लेते हैं कि खाना पूर्ति के लिए चल रहे इस अभियान से शरीर में खून की कमी तो दूर हो जाएगी, लेकिन बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की कमी कौन पूरी करेगा? क्या इसके लिए भी कभी उत्तराखंड सरकार कोई अभियान चलाएगी? पहाड़ों में महिला विशेषज्ञों, बाल रोग विशेषज्ञों, रेडियोलॉजिस्टों और ब्लड बैंकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी ऐसी धमक के साथ कोई कार्यक्रम शुरू होगा। पहाड़ों की बदहाली से पहले कुमाऊं के सबसे पुराने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। यह अल्ट्रासाउंड के लिए 2-2 महीने की वेटिंग चल रही है। यही हाल महिला अस्पताल और अन्य सरकारी अस्पतालों का है। कहने के लिए उत्तराखंड में पीएचसी, सीएचसी, बेस अस्पताल, जिला अस्पताल से लेकर कई मेडिकल कॉलेज तक हैं, फिर भी पर्वतीय जिलों में लोगों को इलाज मयस्सर नहीं है। कुमाऊं के अगर 6 जिलों की बात करें तो यहाँ के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर तो दूर, सामान्य डॉक्टर तक उपलब्ध नहीं है। सरकार अस्पताल से दवाएं देने की बात करती है, लेकिन पर्ची पर जो दवाएं लिखी जाती हैं वो अक्सर अस्पताल में नहीं मिलती। अस्पतालों में कहीं चिकित्सा उपकरण बिना टेक्नीशियनों के अभाव में धूल खा रहे हैं या ताले में बंद हैं, तो कहीं टेक्नीशियन उपकरण के इंतजार में है। यही वजह है कि मामूली से एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए भी पर्वतीय जिलों के लोगों को हल्द्वानी या अन्य जगहों की दौड़ लगानी पड़ती है। विभागीय आंकड़ों पर नजर डालें तो कुमाऊं के अस्पताल में सृजित 674 पदों में आधे से भी कम विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। पहाड़ों पर दंत रोग विशेषज्ञ ही काम देख रहे हैं। इसके अलावा कई जगह तो वार्ड बॉय ने डॉक्टर की जिम्मेदारी संभाली हुई है। छोटे अस्पतालों के सुविधा विहीन होने के कारण मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों और बेस अस्पतालों में भारी भीड़ उमड़ती है। अब आदमी कहाँ जाए? निजी अस्पतालों में तो खुली लूट है। मध्य वर्ग तो किसी तरह इंतजाम कर भी ले, लेकिन गरीब आदमी पहले तो अज्ञान, फिर धन का संकट। निजी पैथ लैब में जाने से बेहतर तो लोग मरने को समझने लगे हैं। दूसरों की क्या बात करें, खुद स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के जिले के बुरे हाल है। राजकीय संयुक्त उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर गढ़वाल खुद स्त्री रोग विशेषज्ञों की कमी से जूझ रहा है। यही वजह है कि देश और दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में मात्र मृत्यु दर गिर रहा है और हमारे यहाँ मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां, अस्पतालों की दूरी, अस्पतालों में जरूरी सुविधाओं का न होना, विशेषज्ञ डॉक्टरों का न होना जैसी मुश्किलें हिमालयी राज्य की महिलाओं के सुरक्षित प्रसव में बाधा बन रही हैं। नए डॉक्टरों की भर्ती करने में फेल उत्तराखंड सरकार ने अब बुजुर्ग हो चुके डॉक्टरों का सेवा काल बढ़ा दिया है। अब विशेषज्ञ डॉक्टर्स 65 साल की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। पहले यह आयु 60 वर्ष थी। विशेषज्ञ डॉक्टर की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई जाने संबंधित आदेश जारी करने के बाद बकौल सरकार प्रदेश को 550 विशेषज्ञ डॉक्टरों का लाभ मिलेगा। अब जब दर्द और दुख की बात हो ही रही है तो पिछले साल आज का दिन कैसे भुलाया जा सकता है? भाजपा आरएसएस के लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि भारत को असल में आज़ादी 2014 में मिली या देश असल मायने में राम मंदिर बनने के बाद आज़ाद हुआ। इस बात पर तो खुद भाजपा समर्थक और गोदी मीडिया भी भरोसा नहीं करता, लेकिन कुमाऊं की पहाड़ियों की जड़ पर बसे हल्द्वानी को असल पहचान जरूर 2024 में हिंसा से मिली। इससे पहले बाहरी लोगों को हल्द्वानी का परिचय देने के लिए नैनीताल या रामनगर कॉर्बेट पार्क के पास जोड़ना पड़ता था। अब लोग वनभूलपुरा के नाम से हल्द्वानी को पहचान जाते हैं। हालांकि हल्द्वानी को ये पहचान किसने दिलाई ये बात स्पष्ट नहीं है। जैसे देश के मामले में स्पष्ट है कि भाजपा ने करीब 11 साल पहले हमें असल आज़ादी दी। आज हल्द्वानी हिंसा की पहली सालगिरह है। स्थानीय अखबारों में इसकी बड़ी डरी सी कवरेज है। हल्द्वानी से निकलने वाले मुख्यधारा के 3 अखबारों की बात करें तो बड़ी डरी सहमी कवरेज तीनों में है। अखबारों की हेडिंग देखकर लगता है कि वो जनता के साथ नहीं, खुद सरकारी मशीनरी का एक हिस्सा है। पुलिस ने नहीं बिगड़ने दी फिर फिजा जैसे कसीदे प्रशासन के पक्ष में गढ़े गए हैं। जबकि सवाल ये होना चाहिए था कि इतनी बड़ी हिंसा कराने के मामले में एक भी अफसर निलंबित क्यों नहीं हुआ? 6 लोगों की मौत का क्या कोई जिम्मेदार नहीं था? क्या इन नागरिकों के परिजनों को मुआवजा मिला? अगर ये सवाल पूछने की हिम्मत गोदी मीडिया में नहीं थी तो वो हिंसाग्रस्त इलाके के ताजा हालात ही बयां कर देती। कुछ नहीं तो ये तो बताया ही जा सकता था कि कितने बेगुनाह 1 साल से जेल में सड़ रहे हैं। चलो हम बताए देते हैं। वनभूलपुरा हिंसा में कुल 7 लोग मारे गए थे। इसमें एक बिहार का युवक मारा गया था जिसका हिंसा से कोई लेना देना नहीं था। एक पुलिसकर्मी ने निजी वजहों से हिंसा की आड़ में उसकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा इसमें 6 मुस्लिम मारे गए थे, जिसमें एक मासूम बच्चा भी शामिल था जो अपने पिता के साथ दूध लेने गया था। इस पूरे मामले में 100 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए थे। बड़ी संख्या में लोग घर छोड़कर भाग गए थे। कई भागे लोग दोबारा लौटे ही नहीं। जेल गए लोगों में अब तक 55 लोग बाहर आ गए हैं। 52 लोग अभी जेल में ही हैं। इसमें भी अधिकांश वे लोग हैं जिनके पास जमानत के भी रुपये नहीं है। अफसर और सत्ता पर सवाल उठाने से खौफ खाने वाला मीडिया कुछ नहीं तो इनके सवाल तो उठा ही सकता था, लेकिन नहीं।
एक साल में वनभूलपुरा कितना बदला ये हम आपको जल्द बताएंगे, लेकिन मीडिया की नकारात्मक भूमिका जैसी एक साल पहले थी वही आज भी है।